1833 प्लस 20 ये हो जाएगा 1853 यानी प्लस 1854 यानी 1854 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक शिक्षा समिति का गठन किया। इस शिक्षा समिति का नाम क्या था? संसदीय शिक्षा समिति। एक समिति का गठन किया जाता है, उस समिति का नाम था संसदीय समिति। क्या था? संसदीय समिति। और संसदीय समिति की अध्यक्षता कब कर रहा था? ये वुड। और वुड जो है के नाम पर जो है इसको जो वुड डिस्पैच कहा है। वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच यह आपका 19 जुलाई 1854 को पारित हो गया। तो इस चूंकि इसके सानिध्य में वुड जी की अध्यक्षता में यह जो समिति ने इस पर जो है विचार विमर्श करके इसको 19 जुलाई 1844 को सर्वसम्मत के साथ जो है इस घोषणा पत्र को जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र यानी शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या क्या बातें जो है इसमें रखी गई थी और उन बातों को जो है आप समझ सकते हैं। जैसे पहला है कि घोषणा पत्र यानी घोषणा पत्र या शिक्षा नीति। शिक्षा नीति पर घोषणा वुड ने अपनी घोषणा की थी, उसमें कुछ पॉइंट दिए गए थे जिसमें नंबर 1 है कि शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर होना। शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर होना? कंपनी पर। तो जिस प्रकार के से किसी घर का जो गार्जियन होता है उस गार्जियन के ऊपर जो है पूरे घर के सारे कारोबार उसके ऊपर जो है निर्भर करते हैं। अर्थात पूरे अपने घर की स्थितियों को चलाना, उसको आगे बढ़ाना, लोगों को ध्यान में रख करके वह उस गार्जियन का उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने बाल परिवार का सही ढंग से पोषण करे और उनका संवर्धन करे, उनको विकास करे, उनको आगे बढ़ाए, अपने बच्चों को शिक्षा दे। ये सब सारी उसकी जिम्मेदारी होती है। उसी प्रकार ये इन्होंने जो शिक्षा का यानी आदान प्रदान जो शिक्षा का विकास किया जाएगा भारत में, वो भारतीयों की संस्कृति और भारतीयों के ज्ञान विज्ञान, भारतीयों की भाषा या भारतीयों के साहित्य के आधार पर होंगे, प्लस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और पाश्चात्य यूरोपीय भाषाओं का भी उसके साथ मार्गदर्शन किया जाएगा। साथ साथ अंग्रेजी को भी उनकी शिक्षा नीति में, भारतीयों की शिक्षा नीति में जोड़ा जाएगा। इन सारी बातों का जो है जखीरा जो था वह शिक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है रखा गया। किसके ऊपर रखा गया? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व होगा, उसका कर्तव्य बनता है कि शिक्षा की पूरी की देख रेख भार उसमें उसके कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है कंपनी पर मतलब दी जा रही। कंपनी का उत्तरदायित्व बनता है कंपनी जो है भारतीय शिक्षा नीति का जो है अवलोकन विलोकन करे, उसमें उसको जो है आगे बढ़ाए, वहाँ के भारतीय बच्चों को जो है शिक्षा नीति पर विशेष फोकस करे। इसलिए यह जो है वुड डिस्पैच ने पहला अपना हिस्ट्री बताया कि शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को होना चाहिए। शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को। दूसरा बात बताया कि भारतीय शिक्षा की नीति को बढ़ावा पर बल, यानी जो हमारी इंडियन एजुकेशन पॉलिसी थी उस पर जो है ये विशेष बल दिया। यानी भारतीय शिक्षा ये इंडियन एजुकेशन जो पॉलिसी होती है इसको बढ़ाने के लिए वो क्या किया, इसको बढ़ाने के लिए वह कहा कि इसको जो है भारतीय शिक्षा जो भारतीय भाषा, भारतीय प्रवेश, भारतीय परिवेश या भारतीय माहौल संस्कृति के आधार पर चल रही हो, उनको जो है छेड़छाड़ उसमें न किया जाए, उनको जो है उसी तरह चलने दिया जाए। क्योंकि अगर उनकी भाषाओं को अनुरूप उनकी संस्कृति सभ्यता ज्ञान विज्ञान में हम विशेष अगर दखलअंदाजी करेंगे तो वो लोग भड़क जाएंगे, अर्थात इंडियन क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे और वो लोग जो है विरोध करना शुरू कर देंगे। इसलिए जो हमारी मंशा है, जो हम उन पर शासन व्यवस्था चलाने की मूड में है, यह कहीं जो है इसका जो है
प्रतिफल है, यानी इसका परिणाम कहीं उल्टा हो जाएगा। इसलिए इन सारी बातों को वो संजोए हुए थे अपने दिल दिमाग में, और उन्होंने यह, चूंकि उनकी मनसा थी कि इनको मिला करके ही जो है कुछ काम आगे बढ़ाया जाए, इसलिए पहला इन्होंने फोकस किया कि भारतीय शिक्षा में जो है व्यवस्था जो है पर विशेष बल दिया जाएगा, और उनके बल के लिए उनको जो है सहायता अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी, यानी उनके कमरे खोलने में शिक्षकों को नियुक्ति करने या उनको जो है आगे का जो है ब्यौरा भी जो है पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और उन्होंने ये बताया कि जो भारतीय शिक्षा नीति में जो खास तौर पर उनके भाषा होंगे, उनके चाहे साहित्य होंगे, उनको जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अर्थात विशेष तौर पर कुल मिलाकर 2-3 बातें इसलिए याद रखें कि जो भारतीयों की साहित्य था, इतिहास, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, उस साहित्यों में ये यूरोपीय साहित्य जोड़े के साथ साथ जो उनकी जो उनकी भाषाएं, उनकी भाषाएं नहीं, अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। भारतीय भाषा जो होगी, अरे चला जाना तो नहीं लोग ना पूर्वज, जो भारतीय भाषा होगी, भारतीय भाषाओं को भी जो है यथावत रखा जाएगा, लेकिन उसमें जो है अंग्रेजी को जो डाल दिया जाएगा, अर्थात उनकी भाषाओं में उन्हीं के साथ अंग्रेजी का एक पाठ्यक्रम जोड़ दिया जाएगा, और उसको पढ़ाने के लिए अंग्रेजी मतलब को जो यूरोपीय मॉडल के आधार पर जो है कोई अंग्रेजी सिखाने के लिए कोई पादरी ही नियुक्त किया जाएगा। साथ साथ उनकी भाषाएं क्या होती है, जैसा जानते हैं इंडिया की भाषा जो होती है, पहली मूल भाषा हमारी वही होती है, वो हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत। ये बताया कि हिंदी और संस्कृति, हिंदी संस्कृत, और चूंकि बाहुल्य बताया कि हिंदी संस्कृत में आप अरबी और फारसी, अरबी और फारसी। अब बंगाल को लेकर के जो है ज्यादा विशेष कर दिया बंगाली, ये तो वैसे तो बंगाली, उड़िया, कर्नाटका, ये तो अपने प्रांतीय स्तर पर भाषाएं हिंदी हैं, लेकिन विशेष तौर पर जो है इन्होंने बन दिया कि हिंदी और संस्कृत जो है ये हिंदुस्तान का बच्चा पढ़ता था, हिंदुओं के लिए तो जरूरी है, लेकिन मुसलमान के बच्चों के लिए जो है उनकी भाषाओं, उनके परिवेश, उनके परिवेश में जो अरबी और फारसी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अरबी और फारसी। साथ साथ पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इधर की ये शासनिक व्यवस्था थी, तो उन्होंने बंगाली को बता दिया कि बंगाली, ये सब जो भाषाएं उनके गणवेश में, उनके परिवेश में चल रही हैं, वो रहेगी। प्लस भाषाओं में क्या कर दीजिए, ये कि यूरोपीय भाषा अंग्रेजी जोड़ दिया, क्या कर दिया, अंग्रेजी। यहाँ आप देख रहे हैं कि हर जगह अंग्रेजी जोड़ी जा रही है। उधर भी शिक्षा नीति में आपने जो भी पढ़ा, चाहे मैकाले की रही, वही गुड डिस्पैच उसी बात को हाँ करके चला जा रहा है। बस उसमें कुछ बातें जो है थोड़ा घटाया बढ़ाया गया है, इन्होंने भी अंग्रेजी को उसमें कंपल्सरी ही कर दिया, समझ रहे हैं। इस प्रकार से जो सेकंड स्टेप आपका कहा है कि भारतीय शिक्षा नीति को बढ़ावा, भारतीय शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया जाएगा, और प्लस उसमें देखिए अंग्रेजी भाषा रहेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ, जो देसी स्कूल चल रहे हैं, जो देसी पाठशालाएं इंडिया में चल रही है, जो उनके पूर्वजों के आधार पर चली रही है, जो उनके चरित्र और संस्कार के आधार पर चली जा रही है, वो देसी पाठशालाएं उनकी चलेगी। देसी पाठशाला में जैसे हमारे यहाँ जो देसी पाठशाला में क्या होते, गुरु आश्रम में विद्यालय चलता था ना, आश्रमों में विद्यालय चलता था। फिर बाद में जो बौद्ध शिक्षा आई तो उसमें जो मठ और बिहार में चलने लगा, तो उन्होंने बताया कि मठ बिहार में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यह डिक्रीज हो गया कि मतलब मठ और बिहार में बुद्ध की शिक्षाएं संचालित हो रही थी। तो बाद में जब वह आ गया एक कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो हासिल हुआ था, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन जो है, कुतुबुद्दीन का एक सैनिक था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा वगैरह जो है को ध्वस्त कर दिया था। यानी इसलिए जो है हमारी इस विश्वविद्यालय स्तर की जो उच्च शिक्षाएं थी वह ढह गई, वह नष्ट हो गई, वह यानी उसका बहुत ही 6 सालों मेहनत तक वो बताता है कि आजकल की पुस्तकें देती रही कितने उसमें थे, और वहाँ की शिक्षा और विद्वानों को इन्होंने मरवाने का भी काम किया। इस प्रकार मुस्लिम शिक्षा में
ये है आपकी जो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा हरासमेंट हुआ, बहुत बड़ा हरासमेंट हुआ। लेकिन जो देसी शिक्षाएं थी, देसी पाठशालाएं जो चल रही थी, चाहे वह आपके बौद्ध काल में बुद्ध जी ने उसको रोका नहीं, क्योंकि बौद्ध शिक्षा में यह ऐसा उनके धर्म था कि हम किसी शिक्षा की प्रगति को रोकना इस बौद्ध धर्म की शिक्षा नीतियों के खिलाफ है। इसलिए उनकी भी शिक्षाएं चले और प्लस मेरी भी शिक्षा चले। तो बुद्ध जी के सिद्धांतों और उनके उद्देश्यों के अनुसार यह देसी पाठशालाएं चलती रही, उसको रोका नहीं गया, ये आप कंफर्म मान लीजिए। फिर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये मुगल काल जब आया है, तो मुगल काल में भी जो उन्होंने मुस्लिम शिक्षा पर विशेष बल दिया गया, बहुत सारे मकतब और मदरसे खोले गए। जैसे आप सिकंदर, आगरा में सिकंदराबाद और तमाम प्रकार के जो है बहुत दिल्ली में और बहुत सारे जो है मदरसे और मकतब खोले गए। तो हाँ, मस्जिदों में कुछ शिक्षाएं होती थी, लेकिन ज्यादातर मकतब और मदरसे में ही इनका जो है उच्च शिक्षा और इनकी शिक्षा दी जाती थी। हायर एजुकेशन तो आप जो है मदरसे में ही पढ़े हैं। लेकिन इसके बाद यह होता है कि मुस्लिम शिक्षा यानी कि बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पदार्पण करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत चलती है खासतौर पर बंगाल में, तो उस समय क्या होता है कि इन्होंने तब यहाँ हमारे भाषाएं बहुत काफी जो है विकसित हो चुकी थी। उस समय हमारी भाषा थी हिंदी और संस्कृत थी। जब यहाँ आपका मुस्लिम आता है तो मुस्लिम काल में ये हमारी जो है बहुत काली शिक्षा बहुत जो है निचले प्रावधान में चली गई। उन्होंने बहुत सारे विद्यालयों में जाने का काम किया। इसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब रनिंग करती है, तो उस पीरियड में क्या होता है कि इनकी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदू और मुसलमानों को दोनों को फेवर करना चाहती थी खास तौर पर, लेकिन समय आने पर फूट भी डालने का काम करती थी, क्योंकि उनका विचार था फूट डालो और राज्य करो। अंततः हम देखेंगे कि आप जो है 1947 में भारत दो भागों में बढ़ गया। भारत दो भागों में बढ़ गया। एक बार मैं पढ़ा रहा था, पाक की बात कर रहा था, तो पाक को आप समझ लीजिए दो इसमें जो जीके जीएस के दो प्रश्न बहुत जो है पीसीएस लेवल के हैं, उसको हम बता दे रहे हैं। ये है पाक, उस दिन हम बता रहे थे पाक आप पाक जो है आप देखेंगे कि ये पाक जो है यहाँ पाक PAKS 4 स्टेट आपको देखेंगे। पी फॉर आपका क्या हो जाएगा पाकिस्तान, ए फॉर जानते क्या होगा ए फॉर अफगानिस्तान हो जाएगा, ए फॉर कश्मीर हो जाएगा, यस ए फॉर कश्मीर, यस फॉर सिंध है। आप समझ लो कि ये चारों स्टेट के प्रथम अक्षर से, चारों स्टेट के प्रथम अक्षर से पाक जो है पा से शुरू होता है, इसलिए उन्होंने पहले प्रदेश का पी शब्द ले लिया। अफगानिस्तान अ से शुरू होता है, इसलिए अंग्रेजी में इसका जो है कोड कर लिया। ये कश्मीर आपका के से शुरू होता है, क से शुरू होता है, उसको जो अंग्रेजी में कोड कर लिया के। और सिंध जो है स से शुरू होता है, इसको कोड कर लिया यस। इस प्रकार जो है ये पाक जो है का नाम जो है सर्वप्रथम जो है एक रहमत अली, क्या नाम था उसका, रहमत अली ने जो है इसको जो है इस शब्द को उठाया था। और पाक सुनिए, पाक से बन गया पाकिस्तान, पाक से क्या बन गया पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान में भी सुन लीजिए, पाकिस्तान तो आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान है, प्रत्यय जो है स्थान, प्रत्यय शब्द जो है, प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद में आने पर जुड़ जाता है और उस शब्द को जो है अर्थ बदल देता है, उसको क्या करते हैं प्रत्यय कहते हैं। और जो है जो पहले से किसी शब्द को आगे जुड़ जाता है उसको शब्द, जैसे स्वागतम, सुंदर या जो भी वो वर्ड बनेंगे। इस प्रकार यह पाकिस्तान में जो है जो स्थान शब्द है, स्थान शब्द है, यह जो है प्रत्यय का काम करता है। इसलिए पाक से बदल करके इन्होंने क्या किस नाम का मतलब किया पाकिस्तान। और पाकिस्तान को लेकर के इतना हवा गर्म हो गया, इतना हवा गर्म हो गया कि उस समय इसलिए जो प्रेसिडेंट बन गए कौन, ये कौन प्रेसिडेंट बन गया, मोहम्मद अली जिन्ना। यस सर। और आप याद रखेंगे कि जब पाक का बंटवारा होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना उसके प्रेसिडेंट बनते हैं, अली कायद अली उसका प्रधानमंत्री बनता है।
टीकाकरी उसका प्रधानमंत्री बनता है। और आपके यहाँ जो है ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनाए जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। इस प्रकार की ये जो है ये इनकी बहुत बड़ी पॉलिसी थी कि ये दो भागों में बटा, उधर पाकिस्तान 14 को तिरंगा फहराते हैं, यहाँ आपको 15 ये आज बताया था। आपसे एक बात और आती है कि पूछता है कि कभी कभी कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पर भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जब भी पूछेगा श्री राजगोपालाचार्य, श्री राजगोपालाचार्य, लेकिन अब भारतीय नहीं पूछेगा तब लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, तब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन कौन हो जाएगा। ये दोनों चीजें जो है आप कभी नहीं भूलेंगे, समझ रहे हैं। अब आप आइए उसी प्रकार से, क्योंकि यह बातें हमने बता दिया ये जो है इनकी मनसा थी फूट डाल करके शासनिक व्यवस्था की, लेकिन साथ साथ इन्होंने जो भी काम किया चाहे अपने ही हिसाब किताब से वहाँ आपके लिए बहुत बेनिफिट हो गया, आपके लिए बेनिफिट हो गया। तो इस प्रकार से आप अभी पढ़ रहे थे ये इंडियन एजुकेशन पॉलिसी भारतीय शिक्षा नीति को इन्होंने बढ़ावा दिया। बढ़ावा मतलब ये जो है विद्यालय देशी विद्यालय चलाने के लिए देशी पाठशालाओं को जो है और जो है अनुदान दिया, साथ साथ जो यूरोपीय मॉडल के भी विद्यालय खोले गए और जो है दोनों में मतलब की कक्षाएं चली, और साथ साथ है पाश्चात्य ज्ञान का प्रयोग आपके मतलब की प्राच्य ज्ञान में प्रयोग किया गया। यानी इसमें यह आप कह सकते हैं कि प्राच्य प्लस पाश्चात्य ये दोनों प्रकार की शिक्षा डेवलपमेंट की प्राच्य और पाश्चात्य, अर्थात जो आपकी भारतीय शिक्षा नीति होगी भारतीय परिवेश में होगी और प्लस उसमें जो है ऐड कर दी जाएगी कौन, यूरोपीय शिक्षा अर्थात पाश्चात्य शिक्षा। तो इस प्रकार से यह भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्त्री शिक्षा का आप जब यहाँ वो देख रहा था, यहाँ इसकी जो है जिन जिन प्रदेशों में हुकूमत चल रही थी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, समझ रहे, चाहे मुंबई हो, चाहे आपका कुछ उड़ीसा लिए या चेन्नई लिए, जहाँ जहाँ इनकी शासनिक व्यवस्थाएं थी वहाँ ये जो क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए देशी पाठशालाएं चल रही है, उनको उन पर भी किसे ध्यान दिया और साथ साथ जो है यूरोपीय मॉडल के विद्यालय खोले गए। इसके बाद इसमें स्त्री शिक्षा का जो ध्यान दिया गया, तो इस समय जो है स्त्री शिक्षा चाहे वो वैदिक कालीन रही, चाहे आपकी आपका इस्लाम काल की शिक्षा रही, और चाहे तो आपकी देखिए वैदिक काल में दो शिक्षाएं हो जाएंगी। वैदिक काल में याद रखिए जो प्राचीन शिक्षाएं कहता था दो शिक्षाएं आएंगी, पहला वैदिक कालीन, दूसरा है बौद्ध कालीन। तो इस प्रकार वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन को ऐड करके पूरे जो है दोनों को मिलाकर प्राचीन शिक्षाओं के अंतर्गत इसको जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत कहा जाता है प्राचीन। तो कहने का मतलब जो है वैदिककालीन जो शिक्षा रही और चाहे बौद्धकालीन शिक्षा रही, ये प्राचीन शिक्षाओं में इसकी शिक्षा थोड़ा बहुत विकसित थी और वो जो है जो होनी चाहिए वो नहीं। उसी तरह से आपका जब यह है यहाँ आपकी मुस्लिम शिक्षा प्रारंभ होती है, जब इस्लाम धर्म का होता है, तो इनकी जो लड़कियां होती है पर्दा नसीब होती है, अर्थात पर्दे के अंदर रखी जाती है। उसमें मुसलमानों में आज भी इनकी लड़कियां ये जो कौन सी पढ़ी लिखी होती है, इसलिए अंग्रेजों ने यह बहुत बड़ा अंग्रेजों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है कि इन्होंने यह सोचा कि जिस प्रकार पुरुष अगर विकसित हो रहे हैं जिस देश के, उस देश की स्त्रियां न शिक्षित हो तो यह जो है अच्छा नहीं है। तो उन्होंने स्त्री शिक्षा को मुहर लगाई, स्त्री शिक्षा को भी विकसित किया गया। स्त्री शिक्षा को विकसित किया गया। मुहर लगाने का मतलब कि वो जैसे किसी चीज का नहीं होता फॉरवर्ड कर देना। स्त्री शिक्षा को विकसित किया जाए, या किया जाए विकसित किया जाए। इस प्रकार से स्त्रियों की शिक्षा जो है शुरू हो गई। और उसमें यह भी बताया कि यह शिक्षा सहशिक्षा होनी चाहिए। सहशिक्षा का मतलब जैसे दो तरफ क्या, अगर जहां सहशिक्षा नहीं चलती तो बालिका विद्यालय खोले जाए। क्या खोले जाएंगे? बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय में स्पेशली जो बालिकाएं पढ़ेंगी, इसलिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। समझ रहे हैं? सहशिक्षा में बालक और बालिकाएं दोनों पढ़ते हैं।
तो इन्होंने बालिका विद्यालय को अलग से अलॉटमेंट करने का काम किया। इस प्रकार से स्त्री शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया, अर्थात स्त्री शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया। व्यवसायिक शिक्षा की बात है, जो व्यवसायिक शिक्षा का मतलब ये जो है कि व्यवसाय का मतलब इन्होंने सोचा कि शिक्षा जो है सैद्धांतिक न हो, शिक्षा सैद्धांतिक न हो। सैद्धांतिक का मतलब यह होता है कि वो पढ़ लिख करके ओरल टाइप हो जाए, जिसका जीवन में कोई उपयोग न हो। ऐसी शिक्षाओं का शिक्षा में कोई जीवन में महत्व नहीं, हाँ कोई महत्व नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई उसकी यूटिलिटी नहीं है। इस प्रकार से शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति अगर वह कहीं अपॉइंटमेंट नहीं ले पाता है तो वो बेकार हो जाता है, समझ रहे हैं। इसलिए शिक्षा ऐसी हो जो उसके सकारात्मक पहलुओं पर विशेष बल दे, यानी शिक्षा ऐसी हो कि जिसको पढ़ लिख करके अपने पैर पर खड़ा हो जाए, अपने परिवार देश काल को संवार सके। इस प्रकार उससे कोई शिक्षा सैद्धांतिक न होकर के व्यवसायिक शिक्षा दी जाए। जैसे आप ये व्यवसायिक शिक्षा ले रहे हैं, बीएड कैसी शिक्षा है? हाँ, ये प्रोफेशनल डिग्री है, इसके बाद आप नौकरी पा सकते। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा को चिकित्सा में कन्वर्ट किया, इंजीनियरिंग में कन्वर्ट किया, और जैसे बीएड जैसे ये व्यवसायिक में कर दिया। इस प्रकार शिक्षा को वो जो है व्यवसायिक शिक्षा पर विशेष कर दिया। ये भी बहुत अच्छी उपलब्धि है। इनका गुण है मुसलमानों की शिक्षा पर बल। मुसलमानों को बताया कि जो मुसलमान आज भी आपको अल्पसंख्यक वर्ग में रखे गए हैं, उनको अल्पसंख्यक के तहत जो उनके स्कॉलरशिप का भी ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए इनकी मॉरिटी है, यानी इनकी मतलब है। इसलिए मुसलमानों को भी शिक्षित करने के लिए आप सुने होंगे कि इन्होंने उच्च विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की गई थी। इस प्रकार साथ साथ उन्होंने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा था, हिंदुओं को भी जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, समझ रहे हैं। इस प्रकार दोनों को संवर्धन करते हुए हिंदू मुस्लिम और अंग्रेजों तीनों को पढ़ने के लिए ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। किसी की थी? फोर्ट विलियम। आप देख रहे हैं ये सबको लेकर चल रहे हैं। इस प्रकार से यह मुसलमानों को जो है शिक्षित करने के लिए, मुसलमानों को अल्पसंख्यक में है, वो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए उनको भी जो है हर तरह से हर कदम से कदम मिलाकर काम शिक्षा विभाग ने किया। ये भी इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, दूसरी बात है जन शिक्षा विभाग। जन शिक्षा विभाग की स्थापना किया। जन शिक्षा विभाग का स्थापना था कि जब ये बताया गया, आप लोग बोलेंगे भाई सुनिए ध्यान से, हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग बात करोगे तो क्या मतलब है। जन शिक्षा विभाग की स्थापना का मतलब यह हुआ कि शिक्षा, जब आपने कहा कि शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व कंपनी को सौंप दिया, तो कंपनी को जब सौंप दिया तो कंपनी शिक्षा से संबंधित कितने शिक्षकों का रखना है, उनका पेमेंट क्या किया जाएगा, पुस्तकालयों की संख्या कैसी बढ़ी जाएगी, या तमाम प्रकार के उनकी लाइब्रेरी वाचनालय जो भी व्यवस्था बिल्डिंग भवन से होगी, उसके लिए शिक्षा को तभी विकसित या डेवलपमेंट किया जा सकता है जब किसी जन शिक्षा विभाग की स्थापना हो। इस प्रकार से स्टेट लेवल पर जो है जन शिक्षा विभाग की स्थापना करने का काम किया गया। यह एक सराहनीय रहा, क्योंकि आज भी जो है उसी के आधार पर आप देख रहे हैं कहीं भी किसी भी प्रदेश में जो जिले लेवल पर, प्रदेश स्तर पर जो शिक्षा विभाग खोले जा रहे हैं। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का ओपन करने का काम जो किया है जो है बोर्ड ने, यह है कि बहुत बड़ी समिति का बहुत बड़ा इनको श्रेय जाता है। तो इन्होंने जन शिक्षा विभाग की स्थापना करने पर बल दिया। अच्छा, जन शिक्षा का मतलब इन्होंने बताया कि जन शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव शिक्षा का मतलब कि जन शिक्षा का ये भेदभाव, उससे देखिए शिक्षा है यहाँ बुद्धिस्ट पैस ने आपके मैकाले की शिक्षा को तहस नहस करने का काम किया। जो मैकाले का इरादा था, नापाक था, उन्होंने कहा था शिक्षा जो है उच्च वर्ग से छन करके निम्न वर्ग है, अर्थात जो शोषित वर्ग है, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो गरीब हैं, जो बेदार मजदूर किसान, जो असहाय हैं, वो अपने तो रोजी रोटी को जुटा ही नहीं पा रहे, बच्चों को कहां से शिक्षा दे सकते हैं। और जबकि इसके ठीक जस्ट लाइक अपोजिट उल्टा बोल गया था आपका कौन? मैकाले ने कहा था कि शिक्षा जो है सारे लोग को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सारे लोग शिक्षा लेने के पात्र नहीं है। शिक्षा वही ले सकते हैं जो सम्राट परिवार के होंगे, जो
अमीर वर्ग के होंगे, जो उद्योगपति होंगे, जो बड़े धनाढ्य होंगे, जो शिक्षा का खर्च देने में सक्षम हो, अर्थात वो शुल्क दे सकते हैं। इसलिए वो उन्होंने अपवर्ण की बात की, अर्थात जो है मुट्ठी भर, यानी मुट्ठी भर का मतलब थोड़े लोगों को शिक्षित किया जाए जो कि शिक्षा लेने योग्य है, यानी वो धनी हो, और उससे छन छन करके जो शिक्षा आएगी वो गरीब नीचे तबके वर्ग अपने आप होकर जो शिक्षित हो जाएगा उसको उन्होंने तार तार करने का काम किया। कौन? बुक डिस्पैच का नहीं है। यह शिक्षा जो है बिल्कुल तर्काधार पर बिल्कुल जो है दोषित ठहराई जाती है। यह दोषपूर्ण शिक्षा है कि जहाँ का निचला वर्ग, जहाँ निचली स्त्रियां, निचले कौम के लोग नहीं शिक्षित होंगे वो देश आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए शिक्षा का यह जो विरोधाभास अच्छा नहीं है। शिक्षा जो है दोहरी नीति को नहीं जाती है, शिक्षा को ऐसे तर्काधार पर उन्होंने बताया कि एक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक के आधार पर ये जनमानस की शिक्षा की बात कहा, अर्थात सारे को शिक्षा दी नहीं। ये बुक डिस्पैच एक बहुत अच्छा जो है वर्ग था। आगे है कि प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा में फल, मतलब इनको जैसे प्राच्य को ए मान ले और उसको बी मान ले तो ए प्लस बी हो गया, अर्थात प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा को इन्होंने तोड़ने का नहीं काम किया बल्कि जोड़ने का काम किया। जैसे कहते हैं मेरे यारों हम दिल तोड़ने का काम नहीं करते, हम दिल जोड़ने का काम करते हैं। तो यह जोड़ने का काम किया है बुक डिस्पैच। यहाँ शिक्षा में बहुत विभाग लाया, बहुत सारा सुधार लाया। इस प्रकार से यह इसकी जो है सोच, इसकी थिंक जो है बुक डिस्पैच की समिति की बहुत अव्वल दर्जे की है। अब आगे हम देख रहे हैं शिक्षा का क्रमबद्ध चरण विकास। शिक्षा का क्रमबद्ध चरण विकास का मतलब यह है कि अगर आप जो है विज्ञान बताता है, विज्ञान यहाँ जो भी आपकी फॉरेन पॉलिसी है, ये फॉरेन पॉलिसी है, विदेशी पॉलिसी है, लेकिन विदेशी पॉलिसी एक एजुकेशन का एज फार एज एक गुडविल में जो है जो एजुकेशन फ्रेम तैयार किया, कितना बड़ा अच्छा तैयार किया, कितना इसकी सोच यहाँ अच्छी काम कर रही है। उन्होंने ये बताया शिक्षा क्रमबद्ध होनी चाहिए। क्रमबद्ध में इसमें विज्ञान छुपा है, इसमें मनोविज्ञान भी छुपा हुआ है। विज्ञान की परिभाषा होती है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जिसमें सब जो है व्यवस्थित क्रम में, ऑर्डर में, अर्थात सीक्वेंस में हो, यानी 1 2 3 4 बट 1 4 do not 9, यानी उस सीक्वेंस में होनी चाहिए। इस प्रकार शिक्षा जो है प्राइमरी, जूनियर और आपका जो है हाई और कॉलेज, विश्वविद्यालय लेवल का जो उन्होंने बताया, ये इसमें जो है बड़ा अच्छा ही जो है इसमें क्रमबद्ध का ध्यान दिया है। दूसरा बात है शिक्षा अनुदान राशि। हाँ, समय समय पर जो है सहायता अनुदान राशि जो है चाहे देसी पाठशालाएं होंगी चाहे मॉडल विद्यालय कॉलेज है, उसमें जो है उनको जो है रुपये पैसे दिए जाएंगे। ये इसकी बहुत बड़ी जो है आज भी आप देख रहे हैं अनुदान राशि से प्रदान है। मनोवैज्ञानिक ढंग के आधार पर, मनोवैज्ञानिक ढंग के आधार इसमें क्या भाई, मनोवैज्ञानिक का कैसे भाव इसमें छिप रहा है। मनोवैज्ञानिक आधार ऐसे है कि इसमें आईक्यू देखा जा रहा है, एज का फैक्टर, एज फैक्टर भी इसमें एनालिसिस किया गया है, यानी उम्रों का ध्यान दिया गया है। उम्र अगर 1 to 5 हो रहा है तो 5 के साथ ही वो जो है आपको प्राथमिक विद्यालय जाएगा। इसलिए इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय और हाई स्कूल विद्यालय, फिर ये कॉलेज, फिर इसके बाद विश्वविद्यालय, इसके बाद विश्वविद्यालय, ये जो इन्होंने देखा था तो प्राइमरी में जो करीब 5 वर्ष के बाद ही बच्चा जाएगा, तो ये फैक्टर का ध्यान दिया जा रहा है, मेथड का ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार से ये जो है ये इनकी जो है यह चरणबद्ध और मनोवैज्ञानिक ढंग से एनालिसिस करना है। मतलब जब वह 5 में रहेगा तो बच्चा रहेगा, जब वह आपको हाई जूनियर में जाएगा तो बालक रहेगा, फिर जब हाई स्कूल में हो जाएगा तो वह आपका जो है क्या किशोर हो जाएगा। इसी प्रकार से यह आप जो है आप एडल्ट होगा जाएगा। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है, मतलब इनकी एज फैक्टर एज फार एज इंक्रीज, वैसे वैसे एजुकेशन को ठीक है। धन्यवाद। अब अभी हाई लेवल के
पहले